हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग और वेब 3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जैसे कि हर साल हम हर एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं, इस बार भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। वेलकम प्रणव, क्या हाल चाल है? इलेक्शंस खत्म हो गए हमारे देश के अंदर एंड आई वुड से लाइक वापस वी आर बैक टू लिविंग एंड आई वुड से एक तरह से एक डिसेंट्रलाइजेशन की जीत हुई है एज ऑलवेज। हुँ, डेमोक्रेसी मेरे ख्याल में एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है गवर्नेंस के अंदर। उसका एक और लेवल पे जाओगे आप तो डाउज आ जाएंगे डेमोक्रेसी के आगे। कुछ हुँ, पर्टिकुलर फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल डाओ की तरह चलती है। पहले वो ऑर्गेनाइजेशंस की तरह चलती थी, अब डाउस की तरह चलती है। डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे डाओ की तरफ मूव हो रही है। एंड आई वुड से ये जरूर मैं बता सकता हूँ आफ्टर एवरीथिंग कि इंडिया की डेमोक्रेसी और जो डाओइज्म है वो बहुत जिंदा है। एंड या उसी की खुशी है। आपको क्या लगता है काशिफ भाई? नहीं, मेरे भी सेम थॉट प्रोसेस है। मेरे हिसाब से दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया एन अमेजिंग नेशन। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर थीम नहीं चलती। यहाँ पे बेसिकली लोकल लेवल की पॉलिटिक्स अलग है, आपके म्युनिसिपैलिटी लेवल पे अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग पॉलिटिक्स चलती है और नेशनल लेवल पे अलग है। तो ये जो इलेक्शंस थे, ये काफ़ी ही जो मिथ था बेसिकली, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ने पैदा किया था, आई थिंक उस मिथ को ब्रेक किया लोगों ने। ट्रू सेंस में अपनी जो वोटिंग पावर है उसका एक्सरसाइज किया। और ये भी देखने को मिला कि यू कैन नॉट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड। वोटर्स ने ज़्यादातर जो फीडबैक यही मिला है जो इस इलेक्शन से निकल के आया, कि इफ़ यू आर not listening to people on ground and not listening to their real problems, if you're not taking feedbacks regularly, so I think that is not really going to work. And I think it is very important for legislators, MPs, MLAs to really go on the ground और वहाँ जाके लोगों से बात करें और पूछें कि भैया क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक जो पार्टी ऐसा करेगी, वो कोई भी पार्टी हो, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी, जब उसके ग्राउंड पे एक्चुअल में जो लोग जीते हैं वो जाके ग्राउंड पे जाएं और जो हारे हैं वो भी जाएं। तो मुझे लगता है वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गई है राजनीति हिंदुस्तान में। बंद कमरों से और एसी कमरों से नहीं चली थी और आगे भी नहीं चलेगी। ऐसा लगता है कि ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए जो लेजिस्लेटर है, उसको ज़मीन पे आना पड़ेगा, दरवाज़े खटखटाने पड़ेंगे और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट साइन। और हमने अगर मैं तुम आज मुझे पता लगा कि आज कोरिया जा रहे हो और तुम जापान भी गए हो, और हमने इन देशों के अंदर देखा है कि लेजिस्लेटर आपको पता भी नहीं होता आपके साथ बस में जा रहा है, एंड सडनली यू डोंट इवन रियलाइज कि यार ये अच्छा ये एमपी है या ये लेजिस्लेटर है। आपको दिखेगा कि वो रास्ते में कहीं कूड़ा पड़ा है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहा होगा, या आपके साथ बैठा हुआ कहीं कॉफी पी रहा होगा और गाने सुन रहा होगा। दे लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, जैसे उनको गाड़ी वगैरह भी मतलब ऐसी स्पेशली असाइन नहीं होती। तो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली वी नीड टू टेक दिस लर्न दिस लेसन के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनको डेवलप इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेटर्स को जनता का सेवक बना के प्रेज़ेंट किया। वहाँ पे अगर उनसे हम ये चीज़ लें तो आई थिंक यहाँ पे बहुत जल्दी वो प्रथा होने वाली है कि ग्राउंड पे लोगों के साथ काम करते दिखेंगे लेजिस्लेटर्स, और जो नहीं कर रहे होंगे, वो फिर ऑब्वियसली आपको जीतते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये मेरा थॉट है। मेनली वहाँ पे जो मैंने जहाँ भी बाहर गया हूँ मैं डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट होती है, मैक्सिमम गवर्नेंस होती है। इसका मतलब हुँ, ये कि वो मिनिमम लोगों की हेल्प लेते हैं और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा है कि हुँ, वायोमिंग के अंदर डाउज भी आप बना सकते हो एज ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट से जो ब्लॉकचेन के साथ काम कर रही है। पहले तो लोग डिजिटली अप्रूव होना बहुत मुश्किल है। वो गवर्नमेंट सब हो गई हैं, डिजिटली डिजिटाइज हो गई हैं। उसके बाद अब ऑन चेन कुछ गवर्नमेंट्स आ रही हैं। सो उससे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस होता है। और ब्लॉकचेन की यही खासियत है यार कि सब कुछ
ओपन टू पब्लिक है, पब्लिक लेजर है, मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट होगी उससे, तो आई वुड से इट्स वेरी बुलिश साइन फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे को ऐसा लगता है डेमोक्रेसी ही वेब3 को जन्म दे के आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि वो या आई उसका थिंक ही एक पार्ट है, अंश है। एनीवे, ऑब्वियसली हाँ हाँ काशिफ भाई। बिटकॉइन का नेटवर्क, अगर आप देखो या क्रिप्टो देखो, वेब थ्री ओवरऑल इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी ओनली। एवरीबडी हैज अ राइट टू से एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू शेयर देयर ओपिनियन। एंड आप जो जीतता है वो बेसिकली मेजोरिटी के थ्रू आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो प्रोटोकॉल में, बट कोई भी सिंगल आदमी की नहीं चलती। ये डेमोक्रेट जो वेब थ्री है बेसिकली डेमोक्रेसी का और ज़्यादा रिफाइंड, ट्रांसपेरेंट, ऑन चेन सिस्टम है। तो और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा वेब थ्री कुछ नहीं है। राइट, और कुछ चेंज होती है जिनके अंदर ये नहीं होता है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है, और ऐसी कुछ गवर्नमेंट्स भी हैं जो हाँ, तो डेमोक्रेटिक। ऐसी भी गवर्नमेंट है, वो एग्ज़ैक्टली तुमने अच्छा बोला कि दुनिया में ऐसी भी नेशंस हैं जो कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, बट वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक होते नहीं हैं। तो वो वोटिंग रखते हैं, लेकिन वोटिंग में हर बार वही जीतते हैं। तो जैसे कि ऐसे कई देश हैं, जैसे रशिया है या चाइना है फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग में एक ही पार्टी क्यों आती है बार-बार? तो यू कांट से कि इट्स डेमोक्रेटिक। जस्ट दैट दे शो दैट दे आर डेमोक्रेटिक बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी कुछ ऐसे स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कहते हैं कि हमने गवर्नेंस टोकन्स इश्यू कर दिए और हमारे यहाँ चेंजेस गवर्नेंस के थ्रू होते हैं, लेकिन बार-बार वही चेंजेस क्यों होते हैं जो वो चाहते हैं, राइट? सो अगर ट्रू ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी, अगर इंडिया को मैं किसी टोकन से कंपेयर करूँ तो इथेरियम। इंडिया इथेरियम है, राइट? इथेरियम है जो कि हाइली बिटकॉइन कौन है? हाइली डेमोक्रेटिक। बिटकॉइन वाला देश अभी आया नहीं है, ट्रू सेंस में। अच्छा, सो मैं बिट कोई हाँ, नहीं। कोई भी देश नहीं है। बिटकॉइन के इक्विवेलेंट डिसेंट्रलाइज़ कोई नहीं है। बट अगर बिटकॉइन के बाद इथेरियम तक अगर कोई पहुँचा है, तो वो इंडिया है। एंड आई थिंक वो इंडिया की जो स्पिरिट है, वो इथेरियम से मैच करती है कि इट्स हाइली डिसेंट्रलाइज़्ड। बट कई ऐसी हैं जो कंट्रीज़ जो डिसेंट्रलाइज़ करने की कोशिश शो करती हैं, बट वो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। सो यू कैन कंपेयर देम विद एनी ऑल्ट कॉइन्स एंड शिट कॉइन्स। बहुत बढ़िया एनालॉजी हो गई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो खुशखबरी सुना देते हैं सब लोगों को। बैंक्स ने रेट कट्स करने चालू कर दिए। क्या एसईसी रेट कट्स करेगा? इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करेगा? अगर करेगा, सबको जानना है काशिफ भाई, आपका व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ द वंस जो प्रिडिक्ट कर लेता है कि हवा कहाँ चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ गवर्नमेंट्स, नॉट अमेरिकन जिसके हिसाब से दुनिया चलती, बट कुछ गवर्नमेंट्स ने रेट कट्स करने चालू कर दिए। यूरोप में भी कुछ रेट कट्स हुए, कनाडा के अंदर भी कुछ रेट कट्स हुए। क्या आपको लगता है इस क्वार्टर में जो फेड है वो रेट कट्स करेगा? और नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा, लगता। देखिए, ये जो कनाडा है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम। कनाडा की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। ज़्यादा तो मैं अर्थशास्त्री वाला ज्ञान नहीं दूँगा, लेकिन मेरे जो वहाँ लोग हैं उनसे मैं सुनता हूँ तो कहते हैं जॉब्स नहीं है। और कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा हालत कोई अच्छी नहीं है। सो अ, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन है। तो जॉब्स क्रिएशन के लिए कनाडा ने प्रॉब्ली कि हम कहीं रिसेशन में स्लिप इन ना कर जाएँ, तो कनाडा चाह रहा है कि अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रीबूस्ट देने के लिए लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि रेट कट से होता क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी बढ़ती है तो फिर से जो मार्केट में पैसा आता है, तो चीज़ों की डिमांड होती है, कंज्यूमर गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज़ की। जब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोग नौकरियों पे हायर करना शुरू करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। बट ये एक स्पाइरल कर्व है। अब जब आप ये रेट कट्स करते हो, तो फिर आपकी कुछ चीज़ें सॉल्व होती हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन कुछ चीज़ें खराब होती हैं, राइट? तो अब अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए अगर आपने रेट कट्स करे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि लॉन्ग रन में हमने देखा कि अगर आप और इसको 25 बेसिस पॉइंट्स और कर देते हो कम रेट कट्स को, तो आपका होगा क्या कि फिर से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। ऑलरेडी वहाँ हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, स्क्यूड है। वहाँ लोग रेंट्स को अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नए घर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सो ज़रूरी नहीं है कि कई बारी आप रेट कट्स करके सोचते हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट ज़रूरी नहीं है। हम्म, सेम सेम केस यूरोप का भी है। यूरोप इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस ग्रोथ। और यूरोप के अंदर हमने देखा है कि वो भी स्ट्रगल कर रहा है।
तो वहाँ पे भी उन्होंने ये स्टेप लिया है रेट कट्स का। बट यूएस का थोड़ा डिफरेंट केस है। यूएस में क्या है देखो कि अभी उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। लेटेस्ट डेटा भी उनका ये दिखाता है कि थिंग्स आर इन कंट्रोल। जीडीपी के भी जो डेटा आए हैं, मैं ये मानता हूँ जबकि डेटा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जिनको वही कंट्रोल करते हैं। सो सो मैं उस दिन इन डेटास की सैंक्टिटी मानूंगा जिस दिन ये डेटा ऑन चेन हो जाएंगे। ऑन चेन कोई डेटा है नहीं, तो जब कोई डेटा ऑन चेन होता नहीं है तो उसकी सैंक्टिटी फिर सेंट्रली कंट्रोल होती है। तो ठीक है, फिर भी चलो 1 मिनट को वो रेफरेंस पॉइंट भी ले लें, तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कह रहे हैं बढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमें रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ इज़ ऑन ट्रैक, तो हमें रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि देखो हम इन्फ्लेशन को नीचे ले आए, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि उनको जो रीज़न्स चाहिए थे रेट कट करने के लिए, उनको वो रीज़न उन्होंने मिले नहीं या इग्नोर कर रहे हैं। बट आई एम श्योर कि ट्रम्प के आते ही ये होगा। और इसमें आप ये लेके चलो कि अब ये सरकार जाते-जाते तो रेट कट नहीं करने वाली। ये कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली। क्योंकि इनको लगता है कि ये ऑलरेडी जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू टेक अ रॉन्ग स्टेप। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो रेट कट्स होंगे ये ट्रम्प के आने के बाद ही होंगे, उससे पहले होना मुश्किल लग रहा है। राइट। मैं एक और डेटा दिखाता हूँ कि कनाडा के अंदर 1.5 से 2% इन्फ्लेशन रहता था कोविड के पहले। उसके बाद 8-8% चले गया था, पर अभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हुआ है। हुँ, 3 साढ़े 3% पे अभी भी है, फिर भी उनने रेट एग्ज़ैक्टली। कट्स कर दिया। इसका हुँ। मतलब ये है कि देयर इज़ कुछ कुछ मजबूरी है जिसके कारण उनने रेट कट्स हाँ, करे हैं। तो देखो ना, अगर तुम देखो इस ग्राफ को देखो, रेट कट्स इन्होंने किए, ठीक है? और रेट कट किए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे बढ़ रही है और वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो भी उनकी स्लो डाउन हो रही है, ठीक है? अगर कनाडा की आप जीडीपी वो देखोगे जीडीपी प्रोजेक्शंस अगर आप गूगल पे डालोगे, तो आपके सामने फिगर्स आ जाएगी कि किस तरीके से वहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमी हैज़ स्लोड डाउन। तो ये सब चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। कनाडा है चाहे यूरोप है, उसको कहीं न कहीं उन टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए और इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए कदम उठाया गया है। हुँ। 1.66% के हिसाब से ग्रो कर रही है बस वहाँ की जीडीपी। हुँ, तो शायद अब उसके बताओ ना बढ़ा। हुँ। 1.66 क्या होता है? मतलब आप खुद सोचो कि अगर अदर इकोनॉमीज़ से अगर आप कंपेयर करो, तो इट इज़ ऑन अ वेरी लोअर साइड। राइट, डेफ़िनेटली। पर यूएस की जो इन्फ्लेशन है, वो 2% पे अभी नहीं आया है, वो भी 3% पे स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उसने एक बना हुँ, लिया है 3% पे रहने का, डिस्पाइट नो रेट कट्स। तो इसलिए यहाँ पे रेट कट्स होने मुश्किल है, जैसे कि काशिफ़ भाई बता रहे हैं। तो ये दिस इज़ द प्रेडिक्शन। वैसे लोगों ने कनाडा और कुछ इधर-उधर के रेट कट्स देख के खुश होके मार्केट्स को लॉन्ग करना चालू कर दिया था पिछले वीक। आज हुँ। वापस मार्केट नॉर्मलाइज़ हो गई क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि यूएस रेट कट्स नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स ऑफ क्रिप्टो इन अमेरिका। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे ख्याल में ईटीएफ लाने के लिए भी। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एज़ अ बिग कंपनी विद सो मच मनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज़ जो आरडब्ल्यूएज़, इथेरियम आरडब्ल्यूएज़ में काम कर रही है। उन्होंने एक आरडब्ल्यूए फंड भी लॉन्च किया था जो कि ऑन चेन था, इथेरियम के ऊपर था। और आईबीटीसी मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट ईटीएफ्स इन द होल ऑफ अमेरिका है, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिटकॉइन है। और अब इथेरियम का जब लॉन्च होगा तब भी ये लोग बहुत बड़े बनेंगे। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं ब्लैक रॉक वाले, दैट ब्लैक रॉक एंड सिटाडेल, वो लोग एनवाईएसई की तरह टेक्सास के अंदर एक नया स्टॉक एक्सचेंज खोलने जा रहे हैं। तो काशिफ भाई, पहली बात तो ये पॉसिबल है क्या, मतलब एक अल्टरनेटिव स्टॉक एक्सचेंज खोलना? जैसे अपने यहाँ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही बम्बई में। तो मैं और आप चाहें तो क्या नया स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में खोल सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? लीगली अलाउड है क्या? और अगर नहीं, अलाउड है तो फिर हाँ, ब्लैक रॉक इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है? क्या वो इंस्टेड ऑफ जो टेक्निकल सिस्टम है जिसके ऊपर चलता है ये, उसकी जगह क्या ये लोग इथेरियम की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सबको यूज कर सकते हैं? यार बिल्कुल पॉसिबल है। और यूएस इज़ क्वाइट एन ओपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और वो कोई भी चीज़ पब्लिक सेक्टर में नहीं है उनके यहाँ पे। वहाँ पे एलन मस्क रॉकेट भेज सकता है यार।
यार कभी ये सोचा था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल रॉकेट भेज देगा स्पेस में? ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उसने ये एग्ज़ाम्पल सेट करके बताया, उसको एफर्ट लगा। इलॉन मस्क ने जब ये उसकी अगर आप हिस्ट्री सुनोगे तो वो कहता है कि इट इट वाज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। लोगों ने ये आइडिया जब वो लेके जाता था तो लोग हँसते थे। लोग कहते थे रॉकेट कहीं ये वाशिंगटन डीसी वगैरह पे इधर-उधर तो नहीं फेंक देगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज़ कि यूएस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। पूरी दुनिया में ये पॉसिबल हो या ना हो, अ, बट ये एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम्पल दूसरी जगह फ़ॉलो होते हैं। देखिए अल्टीमेटली एक्सचेंज होती क्या है? एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइनेक्स कुकॉइन जैसी ही तो होती है। अगर आप एक जगह से ये इसको ऐसे देखो, तो आपको लगता है एक्सचेंज कोई बड़ी चीज़ होती है। एक्सचेंज एक बाइंग और सेलिंग का प्लेटफ़ॉर्म ही तो है, राइट? तो जहाँ पे यूज़र्स एक्सचेंज कर सकते हैं टोकन्स को, शेयर्स को। अब उसका टोकनाइज़्ड वर्ज़न वो लॉन्च करने की कह रहा है, तो कर सकता है। और यूएस के अंदर क्या है कि आप जैसे ही किसी इंडिविजुअल को रोकते हो, तो वो क्या करता है, कोर्ट चला जाता है और कोर्ट से जाके अप्रूवल ले आता है। वहाँ पे हर बिज़नेस आइडिया एक्सेप्टेबल है, अगर कोई लेजिट आइडिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी इल्लेजिटिमेट आइडिया आप उठा के दे दोगे तो वो मान जाते हैं, बट अगर कोई लेजिट आइडिया है, तो वहाँ ये मैटर ही नहीं करता कि गवर्नमेंट का को बिलॉन्ग करता है। वहाँ पे डिफेंस, आर्म्स, एवरीथिंग इज़ प्राइवेटाइज्ड। आपके अंदर काबिलियत है, आप वो चीज़ कर लो। हाँ, इंडिया के अंदर तुम चाहो कि इंदौर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज खोल लो या कोई 2 इंडिविजुअल मिलके एक स्टॉक एक्सचेंज खोल लो। ऑब्वियसली रेगुलेटरी इतने बड़े हर्डल्स हैं, लाइसेंसिंग है, सब चीज़ें हैं। अगर ये पॉसिबल होता तो अंबानी अपनी स्टॉक एक्सचेंज तो कब का खोल चुका होता। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, बट अमेरिका के अंदर ये पॉसिबल है। फिर अमेरिका क्या करेगा? जब वो अ, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, अगर ये मॉडल करके दिखा दिया ब्लैक रॉक ने कि ये ऑन चेन हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड की जा सकती हैं ऑन चेन। तो ये मॉडल जो है कल को अगर ये सक्सेसफुल हो जो कि वो कर लेंगे, ये बाकी सब जगह पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इंडिया विल टेक एन एग्जांपल एंड विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो ये पॉसिबिलिटी है पूरी। सीवी के अभी मिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं उसको मेंटेन करने में। तो वही मैं जो आपको बता रहा था शुरू में कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जरिया हुँ, ब्लॉकचेन है, का जरिया इथीरियम है, का जरिया डिफरेंट डिफरेंट वेब थ्री टेक्नोलॉजीज है। और मेरे ख्याल से यूएसए जो हम सोचते थे कि पीछे रह जाएगा, आखिरी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर स्टिल हुँ, फ्रंट रनर्स इन ऑल द वेब थ्री टेक्नोलॉजीज, और वहाँ के सबसे बड़े फंड्स और बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज इन पर्टिकुलर ब्लॉकचेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। उसी हुँ, का एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि रॉबिनहुड, which is I would say one of the biggest stock brokers इन वेब टू वर्ल्ड। जैसे कि अपने यहाँ पे जीरोधा होता है, जैसे कि और भी अब स्टॉक्स वगैरह होते हैं, वैसे ही वहाँ पे रॉबिनहुड है, बहुत बड़ा है और यंगस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसने शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था क्रिप्टो के अंदर, 2-4 क्रिप्टो की टोकन्स को लाइव करके एक अपने डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर। उसने एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बिटस्टैम्प, व्हिच इज़ टॉप 10 एक्सचेंजेस इन होल ऑफ वेब 3, उसको एक्वायर कर लिया इन $200 मिलियन। और अब वो रॉबिनहुड फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस आउटसाइड यूएसए, आउटसाइड यूएस के अंदर क्रिप्टो की खरीद बेच, एक तरह से उसका क्रिप्टो का स्टॉक ब्रोकर। वैसे क्रिप्टोज सिक्योरिटी नहीं है तो इसको स्टॉक ब्रोकिंग नहीं बोल सकते, पर एक तरह से एक्सचेंज बन जाएगा। रॉबिनहुड अपनी बेस्ट यूएक्स के लिए जाना जाता है, अपनी बेस्ट ऑनबोर्डिंग सर्विसेज के लिए जाना जाता है। तो आप सोचो ये कितना बड़ा मूव है कि आफ्टर Robinhood acquiring Bitstamp and getting into crypto exchange businesses, फिएट ऑन रैम्प बहुत आसान हो जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का यूएक्स बहुत कमाल का हो जाएगा, और अब और ज्यादा लोग रॉबिनहुड के भरोसे के कारण क्रिप्टो को खरीद बेच कर पाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ वेरी बिग मूव्स कि एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर क्रिप्टो एक्सचेंज को खरीदता है और अब क्रिप्टो की सर्विसेज ऑफर करेगा आउटसाइड ऑफ द यूएस, और इवेंचुअली यूएस के अंदर भी जब रेगुलेशन आ जाएंगे आफ्टर ट्रम्प कम्स टू पावर। आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा मूव है मेरे ख्याल में, जिसको प्ले डाउन किया इंडस्ट्री ने, पर आपको क्या लगता है? मैंने भी बोला ना कि यूएस के अंदर कैपिटलिस्ट है, वो उसके फ़ायदे-नुकसान पे हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए रॉबिनहुड है, उसने उसको दिख गया कि यार ये अल्टीमेटली एक्सचेंज की गेम है। अब मेरे को स्केल अप करना है अगर, तो या तो मैं कोई चीज़ को बिल्ड करूँ
या मैं चीज़ों को एक्वायर कर लूँ। रॉबिनहुड के पास ऑलरेडी यूज़र बेस है जो नॉन क्रिप्टो यूज़र बेस था। फिर उसने क्रिप्टो लाया, धीरे-धीरे अब उसने एक्सचेंज को खरीद लिया। अब एक्सचेंज को करके वो एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज कॉइनबेस के लेवल की वो बना देगा और वो उसको अच्छे से कम्पीट करेगा, ठीक है? फिर रॉबिनहुड यही ऐप लेके पूरी दुनिया में दे विल ट्राई टू एक्सपैंड। तो यूएस सिटीज़न के लिए तो ये है ही है, बट ये फ्यूचर में चाहेंगे कि हम पेपल बन जाएँ जो पूरी दुनिया में सर्विस दें। और अगर नहीं भी दे पाएँ तो हो सकता है पूरी दुनिया को सर्च इंजन और ये सॉरी जो पीछे जो एक्सचेंज के पीछे जो एल्गोरिथम्स होते हैं और जो पूरी एक्सचेंज को बिल्ड करना ये भी कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप ये देखो कि यूएस के अंदर किस तरीके से एक्विजिशन, बाइंग, बिल्डिंग ये सब चीज़ें चल रही हैं। हम कितने पीछे हैं इस टाइम। मतलब अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों पे अभी चर्चा भी शुरू नहीं है, फॉरगेट अबाउट हम कब पहुँचेंगे कि वहाँ पे तो एक्विजिशंस शुरू हो गई हैं, मिलियन डॉलर की कंपनियाँ बन के बाइंग शुरू हो चुकी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन शुरू हो चुके हैं, इंडस्ट्री कितनी मैच्योरिटी पे पहुँच चुकी है। और ब्लैक रॉक जैसे ईटीएफ्स और इथेरियम की ईटीएफ्स और ये सब होने लगे हैं। तो ये जब यूएस कर सकता है तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक ये मेंटल ब्लॉक जो हमारे है कि हम उसको फ़ॉलो क्यों करेंगे? हम ट्रेंड सेटर क्यों नहीं बन सकते? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम अपनी इस मानसिकता को कब ब्रेक करेंगे कि यार हमें लीडर बनना है, हमें फ़ॉलो नहीं करना है। या हम हमेशा फ़ॉलोवर क्यों बन के रहें? हम क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव ऐसे क्या होगा हम गलती हो जाएगी हमसे, हम गलती हो जाएगी मतलब प्रॉब्ली ये होगा कि हम गलत साबित हो गए। 1 साल में पता लग जाएगा गलत साबित हुए, नहीं हुए। हो सकता है पूरी दुनिया के सामने थोड़े एम्बैरेस हो जाएँ, लेकिन दुनिया ये तो बोलेगी यार दिस इज़ वन पर्टिकुलर नेशन हू कीप्स इनोवेटिंग या यार मतलब इनके यहाँ पे है मतलब दे कीप इवॉल्विंग। जैसे आज आपको डिजिटल इंडिया के नाम पे पूरी दुनिया में वाहवाही मिलती है, नहीं मिलती है? पूरी दुनिया आपको केस स्टडी एक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में यूपीआई के सिस्टम को एज़ अ केस स्टडी पढ़ा जा रहा है। रूपे को वीज़ा और डेबिट कार्ड को यूरोप की किसी कंपनी ने कम्पीट नहीं किया, रूपे ने कॉम्पिटिशन दिया। मतलब वीज़ा और मास्टर कार्ड भी परेशान है कि यार रूपे इंडिया से रूपे ने उनको ठीक-ठाक कम्पीट किया। तारीफ़ हो रही है ना आपकी। क्रिप्टो को आप ऐसे क्यों ले रहे हो कि यार ये डिजिटल इंडिया का पार्ट नहीं है। ये अमेरिकन है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो एक एपॉलिटिकल और इस क्रिप्टो बॉर्डरलेस है, जो कि एक न्यूट्रल है। ये किसी देश को बिलॉन्ग नहीं करता। हाँ, उसको शुरू करने वाला प्रपोज़ करने वाला हो सकता है किसी पर्टिकुलर देश का हो। लेकिन ओवरऑल जो प्रोटोकॉल होता है वो डिसेंट्रलाइज़ होता है, वो लोगों को बिलॉन्ग करता है और उनके एसेट्स भी उनके देश में, उनके वॉलेट में, उनकी प्राइवेट कीज़ के सहारे से उन्हीं के पास रहते हैं। तो ये इतनी सी बात समझने में कितनी दिक्कत है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि ये किसको समझेगा कौन, राइट? सो बेसिकली क्या है कि देखिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है आर्टिकल जब मैं देखता हूँ ये वहाँ ये हो गया, वो ये हो गया, ये हो गया, हो गया और हम अभी तक इस उसमें बैठे हैं कि 30% टैक्स, 1% टीडीएस बस बात खत्म। So yeah, sorry, but this is a brutal reality. होपफुली दिस चेंजेस, होपफुली हम होप ही कर सकते हैं। मैंने तो एक प्रेडिक्शन भी करी थी, जिसके ऊपर काशिफ भाई ने कमेंट किया था कि हो सकता है इन द फ्यूचर एक वन ऑफ द बिग स्टॉक एक्सचेंजेस, अब स्टॉक तुम ब्रोकर्स। अब जो मैंने शुरू में बोला कि हम इथेरियम है, अब समझ में आ गया क्योंकि अभी भी क्या है, हम अपने वोट की एक्सरसाइज करके गवर्नमेंट को हम ले आते हैं, ठीक है? ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी वो नहीं है। ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों ने प्रपोज़ल्स भेज रहे हैं और उन प्रपोज़ल्स के ऊपर वोटिंग हो रही है और वो वोटिंग होके वो प्रपोज़ल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो है ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब तुम समझ गए होगे और वो अभी तक कोई देश नहीं है। जिस दिन वो देश आ जाएगा वो बिटकॉइन से कंपेयर होगा। आई होप बिल्कुल। आई वाज़ आई वाज़ एबल टू लाइक क्लेरिफाई मैं यहाँ पे मैं तुम्हें क्लेरिफाई करना चाहता था बिकॉज़ तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि बिटकॉइन नेटवर्क अभी कौन है? मैंने कहा नहीं है कोई क्योंकि वो नेशन वो होगा जहाँ पे लोग प्रपोज़ल्स भेजेंगे और वो फिर गवर्नेंस के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हुआ करेंगे। और इम्प्लीमेंट राइट, करने की ज़िम्मेदारी उस नेता की होगी जिसको आपने चूज़ किया है। राइट। लेट्स सी हाउ दैट कम्स अलोंग। मैं ज़रूर एक प्रेडिक्शन ड्रीम लग किया रहा था। होगा ड्रीम लग रहा होगा ये सुनने में। बट अल्टीमेटली जो बालाजी का कहना है कि जो नेटवर्क स्टेट्स बन रही हैं, वहाँ ये ड्रीम नहीं ड्रीम रियलिटी होगी। क्योंकि नेटवर्क स्टेट्स में लोग ऑन चेन अपने प्रपोज़ल्स गवर्नमेंट्स को सबमिट हो रहे होंगे और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
हज़ारों लाखों प्रपोज़ल सबमिट हुआ करेंगे, उन पे वोटिंग को आप ऑन चेन देख पाओगे कि किस पे कितने परसेंट वोट डले, कब इसकी वोटिंग एंड हो रही है, और जो वोट थ्रू हो जाया करेगा पब्लिक का वो प्रपोज़ल इम्प्लीमेंट हो जाया करेगा। क्या फ़ैसिनेटिंग दुनिया होने वाली है फ्यूचर की यार। पता नहीं हम लोग देख पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, बट जहाँ से मैं देख रहा हूँ, आई थिंक वहाँ से uh, I can visualize that time, that time is going to be very fascinating, and I hope this video gets saved somewhere on YouTube and YouTube doesn't vanish after even say 50 years. I just hope, because people will come back and say, अरे यार इस वीडियो में देखो 70 साल पहले ये प्रिडिक्शन की गई थी। हम कहते हैं ना कई बार वो मेटावर्स की किताब जो है वो 1970s में यार एक आदमी ने कॉमिक लिखी थी, कॉमिक में ये 1990s में एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया था ऐसा कुछ होगा। सो सिमिलरली प्रोबब्ली दीज़ वीडियोज़ विल बी बेस्ड कि यार अच्छा इसमें ऐसे प्रेडिक्शन हुई थी। एनीवेज़ बिल्कुल, यार। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी हाउ दैट रूल्स आउट। हुँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विटालिक ने भी वही बात करी जो हम वेब3 की दुनिया पे करते आ रहे हैं, दैट ही इज़ अपोज्ड टू सेलिब्रिटी मीम कॉइन्स। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्होंने अपने टोकन्स निकाल दिए। जैसे ट्रम्प का अपना टोकन, वैसे उसने खुद ने नहीं निकाला। ट्रम्प का एक अच्छा एग्जांपल है, जो बहुत पंप करता है जब ट्रम्प बोलता है कि आई एम अ क्रिप्टो प्रेसिडेंट और समथिंग लाइक दैट। पर कुछ और ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने खुद ही अपने टोकन निकाल के उसको प्रमोट करना चालू कर दिया, और उसके लिए अजीब अजीब चीजें करते हैं। एक बंदा तो जल गया कि भाई मैं जल जाऊंगा अगर मेरा टोकन क्यों? ये और वो, बिकॉज वो बर्निंग इंसेंटिव ऑफ द टोकन हुँ, डिफ्लेशनरी है, तो वो जल गया खुद। छोड़ो। पर विटालिक ने बोला कि ये जो तुम क्यों सेलिब्रिटी नहीं मीम, करते हो ऐसे काम? अगर तुम्हें पैसे कमाने तुम भी एक आध बार ऐसा कुछ स्टंट मारो। तो ये जो स्टंट बना के फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ टोकन है और उसके बाद उसको पंप करना है, विटालिक सेज दैट दिस इज वेरी रॉन्ग। एनएफटीज बहुत अच्छा तरीका है सेलिब्रिटीज को एंगेज होने के लिए क्रिप्टो में। मीम कॉइन बना के उल्टी सीधी हरकतें करना इज नॉट द वे टू गो, और मुझे भी यही लगता है। गॉट इट। आखिरी में, एज आई वाज टेलिंग यू, और हमने बात करी थी इसके बारे में कि बिटकॉइन के ऊपर लेटूज अब इनएविटेबल है, आएंगे ही आएंगे। और उसकी पूरी एक हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि शुरू में क्यों बिटकॉइन पे लेटूज नहीं आ पाए, इथीरियम पे ही आ सके थे, प्रोग्रामेबिलिटी क्यों इथीरियम पे ही पॉसिबल थी। उसके बाद जो टैपरूट अपग्रेड हुआ था, उसके बाद क्या क्या नई नई चीजें खुली, ऑर्डिनल्स कैसे आए, पहले उनको नकारा गया और फिर ऑर्डिनल्स का इतना बड़ा पूरा कम्युनिटी है अभी। वैसे ही बिटकॉइन के ऊपर लेटूज आने चालू हो गए। बॉब और बिटस्टैम्प, रूट स्टॉक्स, ये सब मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस कर रहे हैं। पर एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी स्टाकवेयर, जो कि इथीरियम के ऊपर लेयर 2 बना रही है, पहले जी कैश बना रही थी, उसने कमिट किया है कि वो बिटकॉइन के ऊपर भी लेयर 2 बनाएंगे। जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे बिटकॉइन पे और उसके ऊपर भी लेयर 2 बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की लेयर 2 को आप सीरियसली लेना चालू कर दो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर। अगर किसी को प्रूफ ऑफ स्टेक में इंटरेस्ट होगा तो इथीरियम पे लेयर 2 बनाएगा, किसी को प्रूफ ऑफ वर्क में ही विश्वास होगा सिर्फ, तो वो बिटकॉइन पे लेयर 2 बनाएगा। और स्टार्कवेयर ने समझ के बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 बनाने की अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है। ओके। बिटकॉइन लेयर 2 पे लगता है कि कुछ एक आध गेस्ट को बुला के ना करना चाहिए और डेप्थ में थोड़ा जाके। बिल्कुल। मेरे को अभी एक प्रोटोकॉल मिला, रिजल्ट के साथ मीटिंग करनी है, मैंने कहा बताइए। फैसिनेटिंग रिजल्ट कि सोलाना से डायरेक्टली आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। मतलब यू जस्ट कनेक्ट अ सोलाना वॉलेट एंड यू कनेक्ट अ बिटकॉइन वॉलेट एंड यू जस्ट स्वैप सोलाना टू बिटकॉइन एंड आई वाज लाइक गुड यार। उसको एग लेयर बोलते हैं, पॉलीगॉन भी उसके ऊपर काम कर रहा है। एंड लिटरली गैसलेस। मैंने कहा गैस का कहते हैं, गैस का वी आर लाइक एट द बैक वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट मैंने कहा सस्टेनेबल तो नहीं है क्योंकि बिटकॉइन पे तो दे सेड या यू आर राइट, बट शुरू में यू नो वी हैव केप्ट इट लाइक कैशलेस, बट कुछ हम ऐसा इंसेंटिवाइजेशन वो रखेंगे कि जिसमें इट विल बी लाइक अ विन विन, बट स्टिल इट इज एटलीस्ट हमने 3 स्टेप्स को खत्म कर दिया। वो 3 स्टेप पीछे हो रहे हैं बैक स्टेज में,
बट वो सीमलेस हो रहे हैं और पता भी नहीं लगता है। बट इट वाज ग्रेट यार, फ्रॉम सोलाना वॉलेट एंड टू बिटकॉइन वॉलेट, एंड वो स्वैप आप इजीली कर सकते हो, व्हिच इज लाइक फिनोमिनल। सो बहुत कुछ हो रहा है। वो लेयर 2 था, बिटकॉइन का लेयर 2 प्रोजेक्ट था। सो दे वर सेइंग क्या आप लेयर 2 को ज़्यादा कवर किया करो सर, बिटकॉइन के बारे में आप इतनी बात करते हो, बिटकॉइन लेयर 2 की बात किया करो। मैंने कहा चलो, फीडबैक ले लिया, देखते हैं। बिल्कुल। दैट्स इट। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस। एक डिस्क्लेमर के आज के शो में थोड़ा पॉलिटिकल हमने ओपिनियंस दिए, ये बिल्कुल ओपिनियंस हमारे न्यूट्रल हैं और किसी भी पार्टी की तरफ इशारा नहीं करते, और ये सिर्फ हमारी एक पर्सनल राय है, ना कि हमारा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर ज़रूर करेगा। और 50,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 300-400 रहते हैं यार, कम से कम अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।